हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोशो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे? टैलकोट पार्सन्स के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे, है ना। फोर्थ सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को उसकी मौजूद है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो जितने भी थिंकर्स हैं आपके सेमेस्टर 4 में, बीए सेमेस्टर 4 में, वो सारे एक साथ आपको उसके एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। और डिटेल्ड वीडियोस की प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। उसमें आपके सिलेबस में जो भी एमसीक्यूज़ के अलावा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, तो वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे दूसरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आपकी। हम लोगों ने टैलकोट पार्सन्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे पार्ट 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 में आगे के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हिंदी में क्वेश्चंस हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को अगर मैं इस सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आप लोगों को कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन आप देख रहे हो, AGIL प्रारूप निम्नलिखित में से कौन से 4 प्रकार आते हैं इसमें। तो AGIL प्रारूप के बारे में आपको बता दूं मैं कि इन्होंने फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम बताया है, सामाजिक व्यवस्था का प्रकारात्मक पक्ष बताया है, और वो प्रकारात्मक पक्ष को इन्होंने AGIL बोला है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सामाजिक व्यवस्था के कितने प्रकारात्मक पक्ष बताए हैं टैलकोट पार्सन्स ने, तो आप लोग क्या बोलोगे? AGIL, यानी कि चार प्रकारात्मक पक्ष हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के 4 प्रकारात्मक पक्ष, हमेशा याद रखिएगा। तो वही पूछा है कि AGIL में कौन से 4 प्रकार आते हैं। तो एक्चुअली ये क्या पूछ रहे हैं, AGIL का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं AGIL क्या है। A मतलब एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, G मतलब गोल अटेनमेंट यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति, I मतलब इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, L मतलब लेटेंसी यानी कि टेंशन मैनेजमेंट यानी कि तनाव की समाप्ति या तनाव का प्रबंधन, दोनों कहते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया? द, ठीक है। आप लोग अगर नोट करते जाओगे ना तो ही फ़ायदा होगा। ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों को तो बिल्कुल ऊपर से जाएगा। नोट कर रहे होगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। 17th क्वेश्चन क्या है आपका? पार्सन्स ने AGIL प्रारूप या एजिल भी बोलते हैं, एजिल प्रारूप में बाह्य माध्यम किसे माना है। अब देखो, ये जो AGIL है ना, इसको इन्होंने कुछ बोला है। ए को बोला बाह्य माध्यम, जी को क्या बोला, बाह्य माध्यम को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मीडियम। इसको बोला एक्सटर्नल गोल या बाह्य लक्ष्य, इसको बोला इंटरनल गोल या आंतरिक लक्ष्य, एल को बोला इंटरनल मीडियम या आंतरिक माध्यम। तो चलिए, इसमें क्या पूछा है? बाह्य माध्यम। तो बाह्य माध्यम, बाहरी माध्यम या एक्सटर्नल मीडियम क्या है हमारा? एडेप्टेशन है। तो आंसर क्या होगा आपका? एडेप्टेशन। फिर ये पूछ रहे हैं कि आंतरिक लक्ष्य कौन सा है। तो आंतरिक लक्ष्य को क्या कहेंगे? इंटरनल गोल। इंटरनल गोल कौन सा है हमारा? हाँ, हमारी सोसाइटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इंटरनली हमें क्या करना होगा? हमें आपस में एकीकरण बनाए रखना होगा कि हम सब में आपस में एकता हो। तो वो क्या होगा? इसीलिए इंटरनल गोल, हमारा आंतरिक लक्ष्य कि हम सब एक रहें, एकीकरण, है ना। और ये जो गोल अटेनमेंट है, ये तो हर इंसान का अलग अलग लाइफ का एम होता है। वो हर इंसान सोसाइटी में रह करके अपना एक गोल बनाता है लाइफ का। तो ये आपका एक्सटर्नल गोल के अंदर आता है या बाह्य लक्ष्य के अंदर आता है। लेकिन इंटीग्रेशन हम सबका लक्ष्य है, तो ये इंटरनल गोल है ना। हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलजुल करके रहें, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा होने नहीं देती, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? हम सबको किसी ना किसी बेस पर अलग करने की कोशिश करती हैं, जैसे ग्रुप बनाने की कोशिश करती हैं कि हाँ, ये ग्रुप हमारे पास आ जाए। आप एक फैमिली के अंदर ही ले लो, लोग कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन फिर भी एक फैमिली के अंदर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी वर्क नहीं करती कि सबको अलग अलग कर दे। एक फैमिली के अंदर कितने 5 लोग हैं अगर, तो पाँचों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो उस क्वालिटी के बेस पर अगर कोई कहे कि हाँ, मैं ऐसा हूँ तो ये भी ऐसा है, तो हम लोग एक ग्रुप में आ जाएं। तो अगर ऐसे होने लगे तो हो जाएगा, है ना, पोलराइजेशन हो जाएगा। वैसे ही एक वर्ड होता है पोलराइजेशन, हमारी सोसाइटी में वर्क करता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ उसका फ़ायदा उठाती हैं, है ना।
उसी को यूज़ करती हैं कि हम सब पोलराइज़ हो जाएं, उनकी तरफ हो जाएं और उनको वोट दें। और हम लोग ये समझ नहीं पाते, हम लोग वो सारी चीज़ें सही समझते हैं। सबसे बड़ा चीज़ उनके पास क्या होता है, रिलीजन, रिलीजन के बेस पर करते हैं। देन एक और बड़ी चीज़ वो है कास्ट, है ना, कास्ट के बेस पे करते हैं। वैसे हम सब चाहते हैं, हमारा इंटरनल गोल क्या है कि हम सब एक रहें, बट इस गोल से हम लोग भटक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, आप लोग जब ये वीडियो सुन रहे होंगे तो एग्ज़ाम तो बहुत क्लोज़ है, तो आप लोगों को बहुत शॉर्ट नोट बनाना है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि इंटरनल गोल क्या है, तो बस इंटरनल गोल लिखो डैश इंटीग्रेशन, है ना, आंतरिक माध्यम, आंतरिक लक्ष्य डैश क्या, एकीकरण, इस तरह लिखो बस, ताकि 4-5 बार उसको रिवाइज़ कर पाओ एग्ज़ाम से पहले, है ना। देखिए, पैटर्न वेरिएबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, या फिर प्रतिमानित विकल्प, है ना, दोनों कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ प्रतिमानित विकल्प के बारे में पहले, है ना। जो आपके टैलकॉट पार्सन्स हैं, इन्होंने सोशल सिस्टम दिया हुआ है ना, सामाजिक व्यवस्था दिया हुआ है। तो सामाजिक व्यवस्था में वो कुछ कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में जो तत्व पाए जाते हैं उस आधार पे हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होती हैं। एक होता है परंपरागत सामाजिक व्यवस्था और दूसरा होता है आधुनिक सामाजिक व्यवस्था, ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम एंड मॉडर्न सोशल सिस्टम। और वो कहते हैं कि चाहे कोई भी सोशल सिस्टम हो, मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हो, उसमें क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी चीज़ें काम करती हैं जो सोसाइटी में के बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश करती हैं, कि सोसाइटी में बैलेंस ना रहे, सोसाइटी में असंतुलन हो जाए। ठीक है, ऐसे काम करने की कोशिश करती हैं कुछ चीज़ें। तो उन सब के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसी चीज़ों का इफ़ेक्ट सोसाइटी पे ना पड़े, इसलिए सोसाइटी में खुद ही कुछ पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पैटर्न्स किस में काम आते हैं कि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी बनी रहे और एक बैलेंस हमेशा बना रहे, इसके लिए वो वर्क करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व और संतुलन बने रखने के लिए वो पैटर्न्स काम करते हैं। और जो वो पैटर्न्स की बात करते हैं टैलकॉट पार्सन्स, वो कहते हैं कि इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि हर एक इंसान क्या करेगा, उन पैटर्न्स को फॉलो करेगा, उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ठीक है, और ट्रेडिशनल पैटर्न्स अलग बताए, मॉडर्न पैटर्न्स अलग बताए हैं, और 5-5 बताए हैं दोनों। ठीक है, ट्रेडिशनल पैटर्न्स 5 बताए हैं और मॉडर्न पैटर्न्स को 5 तरीके का बताया है। तो ये जो ट्रेडिशनल पैटर्न 5 होना और मॉडर्न पैटर्न 5 होने का मतलब क्या है कि जब हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी हुआ करती थी तो वो पैटर्न्स लोग फॉलो करते थे, और मॉडर्न सोसाइटी में अब वही पैटर्न्स में बदलाव आ गया है, वो पैटर्न्स बदल गए हैं। जैसे पहले व्यक्तिवादिता थी, आज सार्वभौमिकता है। पहले क्या होता था, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, पहले क्या था कि हाँ, राजतंत्र था, राजा होता था, राजे के बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, ऐसे था ना। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न मिल रहा है आपको, व्यक्तिवादिता का। वो इंडिविजुअलिस्टिक हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरिस्टिक हो रहा है। व्यक्तिवादिता एक पैटर्न है ना, इसको इंग्लिश में कहेंगे पर्टिकुलरिस्टिक। और वो ही अगर सेम चीज़ की बात करें, जैसे आज कोई राष्ट्रपति है तो उसका बच्चा तो राष्ट्रपति बनेगा नहीं, है ना, चेंज हो गया। तो यहाँ पे वही पैटर्न जो पर्टिकुलरिस्टिक था या व्यक्तिवादिता जहाँ पर थी, वहीं आज क्या हो गया है, सबको मौका मिल रहा है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो क्या है, यहाँ पे सार्वभौमिकता का पैटर्न आ गया कि हम सबको देख करके चल रहे हैं, अपने आप को नहीं, सिर्फ हम सबको देख करके चल रहे हैं, अपने पूरे समाज को देख करके। तो इंग्लिश में से क्या कहेंगे सार्वभौमिकता वाले पैटर्न को, यूनिवर्सलिस्टिक, है ना। तो वही है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है यूज़ होता हुआ। अगर एक अध्यापक है, वो अपने बच्चे को ज़्यादा अंक दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न वर्क कर रहा है, कौन सा प्रतिमानित विकल्प या पैटर्न वेरिएबल यूज़ हो रहा है। व्यक्तिवादिता का, सार्वभौमिकता, रागात्मक निष्पक्षता, समूह केंद्रिता। व्यक्तिवादिता का आपको बताया पर्टिकुलरिस्टिक,
यूनिवर्सलिस्टिक, रागात्मक निष्पक्षता को क्या कहेंगे? अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, समूह केंद्रिता मतलब कलेक्टिव ओरिएंटेशन। ओके, तो अपने बच्चों को ज़्यादा अंक दे रहा है ना, तो व्यक्तिवादिता है, वो इंडिविजुअल की तरफ फोकस्ड है, यानी कि पर्टिकुलरिस्टिक होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मिश्रित प्रतिमानित विकल्प का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? मिश्रित प्रतिमानित विकल्प या डिफ्यूजनेस। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि पांच पैटर्न वेरिएबल बताए हैं, ट्रेडिशनल के और मॉडर्न के। मॉडर्न पैटर्न और ट्रेडिशनल पैटर्न पांच बताए हैं, तो उसमें ही डिफ्यूजनेस पाया जाता है। एक डिफ्यूज्ड जिसे बोलते हैं मिश्रित प्रतिमानित विकल्प या डिफ्यूज्ड पैटर्न वेरिएबल। तो ये जो डिफ्यूज्ड वाला है ये किससे रिलेटेड है? और ये हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, और यही अगर हम मॉडर्न, इसी का अपोजिट क्या हो गया है आज, मतलब इसमें क्या चेंज हो गया है आज? यही जो ट्रेडिशनल में मिश्रित हुआ करता था, आज इसको क्या बोलते हैं? हम स्पेसिफिक बोलते हैं या विशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आई थिंक आप लोगों को फ़ैन की आवाज़ अगर परेशान कर रही है तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हम लोग कहाँ थे? मिश्रित को आजकल हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजनेस को क्या कहते हैं आज हम लोग? स्पेसिफिक। या मिश्रित को क्या कहते हैं? विशिष्ट, है ना। देखिए, इसको मैं आपको समझाती हूँ कि ये डिवीज़न ऑफ लेबर से रिलेटेड है। श्रम का विभाजन तो पढ़ा है ना आपने, दरखाइम का, याद होगा। तो वो क्या कहते हैं, पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या हुआ करता था? एक इंसान को सारे काम आते थे, वो सब कुछ कर सकता था। ठीक है, इतना ज़्यादा विशेषीकरण नहीं था। एक वैद्य है तो आँख, कान, नाक, गले और अगर कोई भी दिक्कत है सबका वो क्या करेगा? खुद ही इलाज कर सकता था, वो वैद्य है ना। लेकिन आज क्या है? हर चीज़ का, हार्ट का डॉक्टर अलग है, स्किन का अलग है ना, न्यूरोलॉजिस्ट अलग है, हर एक में स्पेसिफिकेशन हो गया है। तो वो ही है क्या पहले मिक्स्ड थे या डिफ्यूजनेस थी, आज क्या है? वही स्पेसिफिक हो गया है। ये चीज़ है, बहुत इजी है ना। एक बार पढ़ लोगे सब कुछ इजी हो जाएगा, बस आप लोगों का पढ़ने की देर है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसीलिए हर चीज़ हार्ड लगती है, एग्ज़ाम के टाइम पे आ जाते हो वीडियो पे। देखो, मिश्रित प्रतिमानित विकल्प में अब क्या होगा? मित्रता का संबंध है, डिफ्यूजनेस। दाम्पत्य का संबंध, नातेदारों के बीच संबंध, या इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें सभी लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है, ये सारे के सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिफ्यूजनेस के एग्जाम्पल हैं। देखो, इसको थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने अभी आपको बताया ना डिफ्यूजनेस क्या होता है। डिफ्यूजनेस मतलब जब एक इंसान बहुत सारे काम कर लेता है, तो मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी का है ये एग्जाम्पल, एक वेरिएबल है ना ये डिफ्यूजनेस। और जो इसी का जस्ट अपोजिट मॉडर्न सोसाइटी का क्या है? स्पेसिफिक होना। अब क्या करो आप, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था वहाँ पे दिमाग लगाओ कि वहाँ वी फीलिंग पाई जाती थी, और आज जो मॉडर्न सोसाइटी है यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप बनाए जाते हैं जो बस हमें गोल अचीव करने में हमारी मदद करें। ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर हम ये बेस बना करके आंसर निकालें तो हमारा मित्रता के संबंध में भी वी फीलिंग होगी, दाम्पत्य यानी कि आपके जो एफिनिटी वाले रिलेशनशिप में भी क्या होगी? वी फीलिंग पाई जाएगी। जो आपका किनशिप सिस्टम है उसमें भी वी फीलिंग पाई जाएगी। और हमारी वी फीलिंग किसका एग्जाम्पल है? ट्रेडिशनल सोसाइटी का। तो सारे के सारे एग्जाम्पल सही हैं, बट यहाँ पर अगर किसी कर्मचारी का अपने बॉस के साथ अगर संबंध की बात होती तो वो होता आपका क्या? स्पेसिफिक वाला एग्जाम्पल, स्पेसिफिक वाला रिलेशनशिप। तो आई होप इस बेस पर इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो आंसर तो होगा ये सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यक्तिवादिता, प्रदत्त परिस्थिति, रागात्मक, मिश्रित प्रतिमान तथा स्वकेंद्रिता किस प्रकार के समाज से संबंधित हैं? ये आपके वेरिएबल्स बताए हैं। ठीक है, व्यक्तिवादिता, अभी आपको एक एग्जाम्पल जो आया था यहाँ से, है ना, इसका आंसर व्यक्तिवादिता था या पर्टिकुलरिस्टिक था ना, यहाँ से आराम से आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से आंसर आप बता सकते हो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी का है कि मॉडर्न सोसाइटी का है। और ये मध्यकालीन और उत्तर आधुनिक की तो बात ही नहीं करी गई है। ठीक है, इंग्लिश में बता देती हूँ। व्यक्तिवादिता को पर्टिकुलरिस्टिक कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति को एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं, रागात्मकता को कहते हैं
अफेक्टिविटी, मिश्रित को कहते हैं डिफ्यूज्ड, स्वकेंद्रिता को कहते हैं क्या, सेल्फ ओरिएंटेड। तो ये सारी जो चीज़ें बताई, ये सारी जो वेरिएबल्स आपको पैटर्न्स जो बताए आपको, ये पैटर्न या प्रतिमान है ना, कहाँ के हैं, कौन सी सोसाइटी के हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी के हैं, है ना। और आप लोग फीडबैक तो दिया करो बच्चों, आप लोग तो बताते ही नहीं हो आपको ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं कि नहीं हेल्प कर रही हैं, और क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, है ना। वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताया करो। और चीज़ों को बोलना, जो चीज़ बोलना चाहते हो उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना भी सीख जाओगे इसी बहाने। थोड़ा सोचा करो, अपने दिमाग को चलाया करो कि हाँ मुझे इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी। एक्चुअली वो चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल होगी कि मैं उन सारी चीज़ों को अपने आगे वाले वीडियोस में मेंटेन करके रखूँगी, वो सारी क्वालिटीज़, है ना। तो आप लोग बताया करो। और एग्ज़ाम दे कर के आते हो तो कोई बताता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में जो मेरा बताया हुआ जो मैंने बताया है उसमें से चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। मुझे भी तो पता चले मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। आप लोग तो कुछ हेल्प ही नहीं करते हो मेरी, मैं ही हेल्प करती रहती हूँ आपकी। चलो, ये शिकायत है मेरी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्सन्स ने प्रतिमानित विकल्प की अवधारणा किस पुस्तक में दी है। तो प्रतिमानित विकल्प को क्या कहते हैं, पैटर्न वेरिएबल। पैटर्न वेरिएबल किस बुक में बताया है इन्होंने, क्या क्या है, द सोशल सिस्टम, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड सेल्फ सोसाइटी तो इन्होंने लिखी ही नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन या सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये किताब इन्होंने लिखी ही नहीं है ना। इन दोनों में से बताना है कि ये जो आपकी पैटर्न वेरिएबल्स हैं ये किस बुक में बताए हैं। तो आंसर होगा आपका 22, द सोशल सिस्टम, है ना। एक काम करो, मुझे बताओ द सोशल सिस्टम का ईयर कौन सा है और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन का ईयर कौन सा है, पब्लिश्ड कब हुई थी, ठीक है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इन दोनों किताबों में से उन्होंने पहले कौन सी किताब लिखी और बाद में कौन सी लिखी। और ईयर्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। इसके पहले वाले वीडियो में आई थिंक बताया है आपको, ईयर्स बताए हैं, ठीक है। ईयर्स नहीं बोलते हैं, ईयर्स बोलते हैं, ठीक है। ईयर्स तो हमारे कान होते हैं। किसी भी क्रिया के लिए साधन और लक्ष्य जब परस्पर संबंधित होते हैं और न्यूनतम साधनों से लक्ष्य अधिकतम प्राप्ति ही सफलतम सामाजिक क्रिया का आधार है। ये कथन किसका है। चलिए इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। कोई भी क्रिया के लिए, कोई भी एक्शन के लिए जब मीडियम और गोल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कोई भी एक्शन करने के लिए, कोई अगर हम मीडियम की बात करें और गोल की बात करें, दोनों का आपस में रिलेशन होता है और हम न्यूनतम साधनों की हेल्प से कम मीडियम्स का यूज़ करके अपने गोल को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। और यही जो हमारा सोशल एक्शन होगा, वो मतलब अगर हमें जो गोल अटेन हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब है जो सोशल एक्शन है वो सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। हमारी सोशल एक्शन की सक्सेस का बेस है यही कि हम कोई भी क्रिया करें तो उसमें जो साधन और लक्ष्य हों वो एक दूसरे से रिलेट करते हों, और जो साधन हो वो हम कम से कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने अचीवमेंट की तरफ जा सकें। तो अगर ऐसा होता है तो सोशल एक्शन का यही बेस है सक्सेसफुल होने का, ऐसा कुछ है। तो ये पार्सन्स ने कहा है। इस तरीके से आप 2-4 बार इस स्टेटमेंट को समझिएगा, लर्न हो जाएगा। ये पार्सन्स ने कहा है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया में किन 4 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सोशल एक्शन की बात करते हैं उसमें उन्होंने 4 एलिमेंट्स बताए हैं। हमेशा याद रखिएगा, पार्सन्स का सोशल एक्शन अगर आप बताना चाहते हो, किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो इन 4 एलिमेंट्स को आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताते हो तो वो फिर मैक्स वेबर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सोशल एक्शन बताया है और इनसे मैच करता हुआ है। कुछ चीज़ें हैं पार्सन्स ने जो मैक्स वेबर की क्रिटिसाइज़ करी हुई हैं, तो उनमें आपको डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा।
तो फ़िलहाल अगर हम पार्सन्स के सोशल एक्शन की बात करें तो उन्होंने कौन से 4 एलिमेंट्स को बेस बनाते हुए चीज़ों को बताया है। तो बताती हूँ मैं आपको और लर्न कर लीजिए। एक्टर होना चाहिए, ठीक है। एक सोशल एक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है, एक्टर तो होना ही चाहिए ना। फिर एक लक्ष्य होना चाहिए उस एक्टर के पास, बिना लक्ष्य के तो कोई एक्शन कर नहीं सकता वो। यानी कि क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, बिना गोल के काम नहीं होगा। अब इस गोल को अगर अचीव करना है तो एक मीडियम भी होना चाहिए, ठीक है। और इस पूरे सोशल एक्शन होने के लिए एक सोशल कंडीशन होती है, ठीक है। एक परिस्थिति की बात करी है उन्होंने, ठीक है। एक परिस्थिति में रह करके ही एक इंसान कोई भी एक्शन करता है। तो तो वो परिस्थिति कौन सोशल सिस्टम बनाता है, इस तरीके की चीज़ें। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर सही है, एक्टर, गोल, मीडियम एंड सिचुएशन। अब देखिए वो जो आपका हम लोगों ने पैटर्न्स की बात करी थी ना, वही क्वेश्चन है 25th वाला। पैटर्न वेरिएबल्स में ये मॉडर्न सोसाइटी के पैटर्न वेरिएबल्स को पूछ रहे हैं कि कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था ना 5 बताए हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी के भी 5 बताए हैं और मॉडर्न सोसाइटी के भी 5 बताए हैं। तो आपका देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात व्यक्तिवादिता, तो आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी का है ना, पर्टिकुलर होना। फिर प्रदत्त परिस्थिति या हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति को एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो मतलब ये वाला तो गलत ही हो गया, एक ऑप्शन गलत दिया हो। तो यहाँ पे प्रदत्त परिस्थिति से शुरू कर रहे हैं, तो प्रदत्त परिस्थिति मतलब एस्क्राइब्ड, यानी कि जो चीज़ें हमें बाई बर्थ मिली हैं। मतलब राजा का बेटा राजा होगा, राष्ट्रपति की बेटी आज राष्ट्रपति बनती है क्या, नहीं बनती है। तो क्या है, ये भी हमारा ट्रेडिशनल है सोसाइटी का। बच्चा ये सा वाला। अब इसमें से एक और ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसे भी चेक करना पड़ेगा। तो सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सलिस्टिक होना तो होता है, हम सबको मौका देते हैं, सबको चांस देते हैं। अर्जित परिस्थिति यानी कि अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। अचीव्ड स्टेटस हमें कैसे मिलता है, अपने स्किल्स के बेस पे मिलता है। एक राष्ट्रपति पैदा होते ही राष्ट्रपति नहीं बनी, उसने अपने स्किल्स के थ्रू वो पोजीशन को हासिल किया है। तो यानी कि ये हमारा भी मॉडर्न है। रागात्मक निष्पक्षता या अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, वही की चीज़ों को हम न्यूट्रल होकर के देखते हैं, है ना। विशिष्टता यानी कि स्पेसिफिक होना, ये डिवीज़न ऑफ लेबर समझाया था ना अभी, उसको बेस बना करके। तो ये भी है हमारा आज का ही है मॉडर्न सोसाइटी का। तो सा वाला आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ। एक व्यक्ति द्वारा अपने प्रयत्नों और कुशलता से प्रोफेसर, डॉक्टर, नेता की प्रस्थिति यानी कि स्टेटस को हासिल करता है, तो ये किसका उदाहरण है। ये क्वेश्चन बार बार पढ़ना, ठीक है। पूरा अगर वीडियो आपने ठीक से देखा है तो इसका आंसर खुद कर सकते हो। 26 का आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपको समझा देती हूँ। प्रदत्त परिस्थिति मतलब जो चीज़ें हमें बाय बर्थ मिली हैं, यानी कि एस्क्राइब्ड स्टेटस। अर्जित परिस्थिति मतलब अचीव्ड स्टेटस, यानी कि जो चीज़ें हमने स्किल्स के बेस पे हासिल की हैं। वैयक्तिक उपलब्धि मतलब जो हमारी पर्सनल अचीवमेंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया है पार्सन्स ने। आनुवांशिक कुशलता के बारे में भी बात नहीं की है। तो यानी कि ए और बी में से क्या आंसर होगा वो आप बताओगे, ठीक है। इन सब बेकार के ऑप्शंस पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना सिलेबस देखो, उसमें पार्सन्स, मैक्स वेबर और ये सारे लोग हैं। तो उन्होंने इन सारी किसी ने भी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं बताया है। तो आपको इन फालतू ऑप्शंस पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। 26 का आंसर क्या होगा मुझे बताइएगा। 27, और मुझे इनका इंग्लिश टर्म भी नहीं पता, ठीक है। ये हेरिडिटरी स्किल इस टाइप का कुछ है, तो इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं है और टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन क्या है। सामाजिक क्रिया मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था की 3 उपव्यवस्था होगा। उपव्यवस्थाओं प्रतिमान क्रियाएं, क्रिया व्यवस्थाएं भूमिका व्यवस्था से प्रभावित होती हैं। ये किसने कहा है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। सामाजिक क्रिया की बात हो रही है, सोशल एक्शन की बात हो रही है। वो सामाजिक व्यवस्था की कुछ सब सिस्टम्स होते हैं, सब सिस्टम्स।
सोशल सिस्टम के सब सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी सामाजिक क्रिया जो होती है उसके अंदर, इन सब सिस्टम्स के अंदर किससे किससे प्रभावित होती है, किससे किससे अफेक्टेड होती है। एक तो पैटर्न हो गया, दूसरा एक्शन सिस्टम्स हो गया, और तीसरा भूमिका व्यवस्था, यानी कि आपका रोल सिस्टम। इन सब से प्रभावित होती है कोई भी सोशल एक्शन। तो इसका आंसर होगा पार्सन्स। देखो आराम से इसका आंसर, इस क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों भी अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो आप सोशल सिस्टम और उसके सब सिस्टम्स की बात सिर्फ़ और सिर्फ पार्सन्स ही करते हैं, तो आराम से आप पार्सन्स इतने से ही लगा लोगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें क्या याद रख सकते हो कि सोशल सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम्स हैं उसमें 3 तरीके की बात करी है। सब सिस्टम्स के अंदर 3 सब सिस्टम्स की बात की है, ये याद रखना है कि कितने सब सिस्टम्स बताए हैं एक सोशल सिस्टम के अंदर, जिससे एक सोशल एक्शन को प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट होती है, तो 3, ठीक है। आंसर इज़ 3। तो इस तरीके का कुछ इस क्वेश्चन से आपके लिए नॉलेज निकल कर के आ रहा है। फ़िलहाल अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप सोशल एक्शन का रिलेशन ये सोशल सिस्टम और उसके सब सिस्टम्स से कर रहे हैं, तो आंसर आराम से ये पार्सन्स ही होगा। और ये सारे तो सोशल एक्शन के बारे में बताते ही नहीं हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा आंसर, ठीक है। 28वां क्वेश्चन क्या है आपका, पुलिस अधिकारी द्वारा विध्वंसकारी गति में लिप्त अपने भाई को गोली मारना किस प्रकार के प्रतिमानित विकल्प का उदाहरण है। एक पुलिसमैन है और उसका ब्रदर किसी गलत एक्टिविटी में शामिल है और वो अपने भाई का एनकाउंटर कर देता है, तो वो किस तरीके के पैटर्न वेरिएबल के अंदर आएगा। और आपको मैंने अभी बताया कि पैटर्न वेरिएबल 2 तरीके के बताए उन्होंने, एक ट्रेडिशनल पैटर्न वेरिएबल, एक मॉडर्न पैटर्न वेरिएबल। एक परंपरागत समाज से संबंधित है और एक आपके आधुनिक समाज से संबंधित है। तो उसमें कौन सा पैटर्न वेरिएबल वर्क कर रहा है कि अगर पुलिस वाले ने मारा है, एनकाउंटर किया है अपने भाई को, ठीक है, तो वो व्यक्तिवादी हुआ है। व्यक्तिवादी को क्या कहते हैं, पर्टिकुलरिस्टिक हुआ है या सार्वभौमिक हुआ है, यूनिवर्सलिस्टिक, या रागात्मकता आई है, अफेक्टिविटी आई है। अफेक्टिविटी तो उसमें दूर दूर तक नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। देखो ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा होता था कि लोग अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते थे हर कंडीशन में, लेकिन आज की सोसाइटी में लोग नियम कानून को महत्व देते हैं, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब को फॉलो किया जाता है, तो ये क्या होगा, हमारा यूनिवर्सलिस्टिक होगा, ठीक है। उसने अपने आप को नहीं देखा, उसने सबकी सोची है कि सबके लिए यही हितकारी होगा कि वो अपने भाई का एनकाउंटर करे, क्योंकि वो सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहा है, तो इसने पूरे सोसाइटी के बारे में सोचा है, ठीक है। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। 2 क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं। पार्सन्स ने किन 3 संगठन प्रणालियों का वर्णन किया है। देखिए अगर सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करें तो पार्सन्स ने किन किन चीज़ों की बात की है, तो सबसे पहली बात इन्होंने आर्थिक की बात नहीं की है, तो हम आर्थिक को एलिमिनेट करके ये 2 ऑप्शंस हटा सकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने राजनीतिक की भी बात नहीं की है। आर्थिक और राजनीतिक की बात नहीं करते हैं ये सोसाइटी हमारे सोशोलॉजी से रिलेट करके सारी चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये क्या कर रहे हैं कि अभी एक्शन के एलिमेंट्स देखे ना आपने, कि सोशल कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, गोल्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखो आराम से ये ऑप्शन आप लगा सकते हो कि वो पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे में और सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियामक सामाजिक प्रतिमान और संबंधात्मक सामाजिक प्रतिमान का उल्लेख किसने किया है। अब क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पैटर्न वेरिएबल पूछा है ना, सोसाइटी के पैटर्न्स की बात करी है। एक होते हैं, एक इन्होंने 2 तरीके के पैटर्न्स की बात की है इन्होंने, एक संबंधात्मक, एक सामाजिक। तो सबसे पहली बात, अगर हम पैटर्न्स की बात करें, सोशल पैटर्न्स की, तो उनमें से पैटर्न्स की बात सिर्फ़ और सिर्फ इन सब में से पार्सन्स ही करते हैं। तो आराम से सिर्फ इतना सा जान के कि यहाँ पे पैटर्न्स पूछ रहा है, पार्सन्स लगा दो आराम से। आज के लिए इतना ही, और मुझे फ़ीडबैक दीजिए, ठीक है बच्चों।